जय हिंद बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस नए सीरीज में आज हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक के बारे में और समझना है, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश इंग्लिश में इसे एरिया वेक्टर कहते हैं, इंग्लिश में इसे एरिया वेक्टर कहते हैं। अच्छा, भौतिक विज्ञान में कुछ थ्योरम या कुछ प्रमेयों को पढ़ने के लिए क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश के रूप में परिभाषित किया गया है, इसे बनाया गया है। और किस प्रकार से बनाया गया है इसे हम देखते हैं। ये तीन डायमेंशन है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इसमें एक प्लेन है, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, और इसका लेंथ कितना है ए। यदि हम इसका एरिया निकालें, क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल होगा ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इक्वल टू ए स्क्वायर। परंतु क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश के रूप में परिभाषित किया गया है, तो हम क्षेत्रफल के ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर, तीर। और क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश। अच्छा, इसे हम, एक भुजा इसकी ए बी है और एक भुजा इसकी बी सी है, इसे हम लिख सकते हैं भुजा ए बी क्रॉस भुजा बी सी, भुजा ए बी क्रॉस भुजा बी सी। और ए बी क्रॉस बी सी का जो आंसर होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज होता है। भुजा ए बी क्रॉस भुजा बी सी का जो आंसर होता है वो क्या होता है, वेक्टर। तो इसीलिए हम इसे वेक्टर के रूप में परिभाषित करने के लिए, सदिश के रूप में परिभाषित करने के लिए हम ये मानते हैं कि ये भुजा ए बी है, सदिश ए बी है, और ये सदिश बी सी है। अच्छा, और हम ये भी जानते हैं कि अगर कहीं लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी, ये होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। वेक्टर ए बी गुणे क्रॉस वेक्टर वी सी, इसका जो परिमाण है, इसकी जो भुजा है वो ए, गुणे इसका भी जो परिमाण है या जो भुजा है वो भी है ए, साइन, दोनों के बीच कोण कितना डिग्री है, दोनों के बीच कोण 90 डिग्री है, साइन 90 इंटू एन कैप ए स्क्वायर, और साइन 90 मान होगा 1 इंटू एन कैप। क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए बराबर, तो वेक्टर ए बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर। और इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन इस समतल के परपेंडिकुलर होगा, इस समतल के परपेंडिकुलर, या तो बाहर की तरफ और या तो अंदर की तरफ। या इसे हम अगर एक्सिस में परिभाषित करें तो या तो जेड अक्ष के धन, या तो यदि हम इसे अक्ष के रूप में परिभाषित करें, या तो जेड अक्ष के धनात्मक दिशा में होगा, या तो जेड अक्ष के ऋणात्मक दिशा में होगा। तो इसका डायरेक्शन के कैप भी हो सकता है और ए स्क्वायर माइनस के कैप भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश के रूप में परिभाषित करते हैं। तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश के रूप में बनाया गया है। एक चीज में यह ध्यान रखना है कि जो 2D प्लेन होता है, जो 2D प्लेन होता है उसका जो डायरेक्शन होता है एरिया वेक्टर। अच्छा, इसका जो एरिया वेक्टर है, जो इसकी दिशा है, वो परपेंडिकुलर या तो बाहर की तरफ होगा या तो अंदर की तरफ होगा। तो 2D प्लेन, ये भी 2D प्लेन है, तो 2D प्लेन का जो एरिया वेक्टर होता है, 2D प्लेन का एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के या पृष्ठ के लंबवत होता है, वह पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है, तथा बाहर की तरफ होता है। बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ या तो इधर होगा और या तो इधर होगा। तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश के रूप में परिभाषित किया गया है। अब इसमें जो बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल अदिश राशि है, वैसे क्षेत्रफल क्या है, सदिश राशि है। इसे क्लास 12th में परिभाषित किया गया है कुछ थ्योरम और कुछ प्रमेय पढ़ने के लिए। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अच्छा, इसमें जितने भी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें, तो ध्यान रहे कि जब भी पढ़े तो कॉपी और पेन को साथ में लेकर पढ़े।
इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होता रहेगा। तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश के रूप में परिभाषित किया गया है। क्षेत्रफल सदिश को परिभाषित किया गया है कुछ थ्योरी और कुछ प्रमेयों को सॉल्व करने के लिए। जैसे ये एक एरिया है, एक सरफेस है, इसका जो ये है लेंथ एक ए है और ये एक बी है, सरफेस ए है और ये बी है। एक सरफेस ये है, एक सरफेस है, इसका जो लंबाई है वो बी है और चौड़ाई जो है ए है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई ए इंटू बी, और इसका जो डायरेक्शन होगा उसका डायरेक्शन जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जस्ट अगर ये सरफेस है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, ये सरफेस है जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। अगर सरफेस ऐसे हैं तो इसका एरिया वेक्टर होगा इधर या तो इधर, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। तो ये ध्यान रहे कि बच्चों 2D प्लेन में जो एरिया वेक्टर होता है या तो बाहर की तरफ रहे या तो अंदर की तरफ। इसको नोट पॉइंट पे लिख लेते हैं। तो 2D सरफेस में एरिया वेक्टर 2D सरफेस में एरिया वेक्टर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश। तुमसे खपा हुआ है तेरी प्यार की कहानी। तो 2D सरफेस में एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश किधर होता है, बाहर की तरफ। मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें, एरिया वेक्टर के बारे में समझते रहें इस वीडियो में। क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ होता है, या तो अंदर की तरफ होता है, या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। इसमें एक नए टॉपिक की बात करते हैं, वैद्युत फ्लक्स, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ या सरफेस के परपेंडिकुलर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। सरफेस के परपेंडिकुलर क्या गुजर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर या लंबवत गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। सरफेस के या पृष्ठ के परपेंडिकुलर जितनी फील्ड लाइन पास हो रही हैं वही क्या कहलाएगा, फ्लक्स। और ये क्या है, फ्लक्स। तो इसमें फ्लक्स एक नया टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, किसी पृष्ठ या सरफेस के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा इसका हम लिख लेते हैं, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले
विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। अच्छा, विद्युत फ्लक्स ये एक सरफेस है, ये एक पृष्ठ है, तो इसके परपेंडिकुलर जितनी फील्ड लाइन पास होगी, इसके परपेंडिकुलर जितनी फील्ड लाइन पास होगी वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? फाई ई। तो किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, एक चीज ये देखा जाए इसमें, अगर इसे फ्लक्स तो काउंटेबल नहीं होता, लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्लक्स देखें, यहाँ पे फ्लक्स कितना है? 3, क्योंकि फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है? 3 फील्ड लाइन पास हो रही हैं। यदि हम इसमें से ज्यादा फील्ड लाइन पास कर दें, जन्म जन्म जो साथ निभाई करी सर, क्या गाना वाना गा रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई ध्यान दीजिए। तो इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है? 3 3 6, तो फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है? 6, तो फ्लक्स कितना होगा? 6। अच्छा, इससे एक चीज ये पता चल रहा है कि जो फील्ड लाइन है या जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उस पे फ्लक्स का मान निर्भर कर रहा है। फाई ई डिपेंड कर रहा है किस पे? ई पे। ई का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स का मान बढ़ेगा। देखिए, इसमें ई का मान कम है तो फ्लक्स कम है, इसमें ई का मान ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा है, इसमें ई का मान कम है तो फ्लक्स कम है, इसमें ई का मान ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा है। और एक चीज हम देखते हैं कि यदि पृष्ठ का मान बढ़ा दें या थोड़ा बड़ा पृष्ठ ले तो फ्लक्स का मान भी बढ़ जाता है। अब किससे ज्यादा फील्ड लाइन पास होगी? अब किससे ज्यादा फील्ड लाइन पास होगी तो फाई ई जो डिपेंड करता है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है कि कितना सरफेस का एरिया है। तो यदि हम इन दोनों, और एक चीज पे और निर्भर करता है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से थीटा कोण बनाते हुए पास हो, जैसे ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है और ये इसका एरिया वेक्टर है वेक्टर ए, ये एक सरफेस है, मेरी से बार बार गलती हो रही है, ये एक सरफेस है, एक सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो किधर है? इधर, और इधर से एक फील्ड लाइन पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो एरिया वेक्टर से थीटा कोण बना रही है और इसका परिमाण कितना है? इसका परिमाण ई है। तो हम कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? कोण पे है, तो इसका यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का घटक लें, इसका एक घटक ये होगा, एक घटक होगा ई कॉस थीटा और इसका एक घटक ये होगा ई साइन थीटा। तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे? जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, जो सरफेस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, क्योंकि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित इसी प्रकार से किया गया है कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर गुजरने वाली या लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स इसमें हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काउंट करेंगे जो सरफेस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या लिया जाएगा? ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा को छोड़ दिया जाएगा। तो इससे एक चीज ये पता चल रहा है कि फ्लक्स का जो मान है वो डिपेंड कर रहा है कॉस थीटा पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस थीटा पे। यदि हम सबको मिला दें तो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, अनुक्रमानुपाती हटेगा तो एक नियतांक आएगा, क्या होगा? ई ए कॉस थीटा।
ये फ्लक्स का क्या है, सूत्र है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स का मान एंगल पे भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल से पास हो रही है। फ्लक्स का मान एरिया पे भी डिपेंड करता है कि जिस सरफेस से या जिस पृष्ठ से पास हो रही है उसका एरिया क्या है। फ्लक्स का मान इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है कि सरफेस से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है। यदि हम सबको मिला दें तो एक फार्मूला बन जाता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और यही फ्लक्स का फार्मूला है। यही क्या है, फ्लक्स का फार्मूला है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए करेंगे तो क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा। वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। अब हम आते हैं इस नए टॉपिक पे, एक नए टॉपिक पे। जो नए टॉपिक पे आने से पहले हम इसमें कुछ मात्रक वगैरह देख लेते हैं। सूत्र क्या है फ्लक्स का, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यदि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। सर क्या, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेक्टर ए क्या है, एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश। अच्छा, इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है, जो थीटा है, थीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। जो थीटा है वो विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। क्षेत्रफल के बीच का कोण नहीं है, क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। हाँ सर, ये है अच्छा इंफॉर्मेशन कि जो थीटा है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। अच्छा, इसका एक मात्रक देख लेते हैं। कॉस थीटा कोई मात्रक नहीं होगा, तो फाई ई का जो मात्रक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक न्यूटन बटे कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटे कूलम इंटू मीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो गया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये मात्रक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, न्यूटन बटे कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। और ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश एक अदिश राशि है। बच्चों ये ध्यान रखना, अति इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल सदिश क्या है, एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। जब इसे जोड़ना होगा तो सिंपल हम सब अदिश राशि को कैसे जोड़ते हैं, बीजगणित के अनुसार या अंकगणित के अनुसार। इसे हम वेक्टर नियम से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि क्या है, एक स्केलर क्वांटिटीज है। तो आज हम सीखे हैं एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर, अच्छा एक चीज और ये भी इसमें ध्यान रखना, जैसे एक सरफेस है, ये एक सरफेस ये है, इसका सेंटर ये है और रेडियस आर है, और इसका पूरा एरिया कितना है, ए। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा अल्पांश काटें, थोड़ा सा अल्पांश क्या होगा, डी ए। ये तो पूरा क्षेत्रफल ए है, थोड़ा सा अल्पांश क्या होगा, डी ए होगा। थोड़ा सा अल्पांश डी ए होगा, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, जस्ट परपेंडिकुलर, या तो नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो ये कैसे लिखेंगे इसको, हम एक जब हम किसी सदिश को लिखते हैं तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो यदि हम इसका क्षेत्रफल, इसको सदिश फॉर्म में लिखें तो डी ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ डी ए वेक्टर और इंटू डी ए कैप। हम कितने के लिए लिखे हैं, सिर्फ इतने के लिए। डी ए वेक्टर क्या है, इस छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल सदिश राशि इसलिए वेक्टर लगा है। ये इस छोटे से अल्पांश का परिमाण है, और ये जो है ये जो डी ए कैप है इस छोटे से अल्पांश का डायरेक्शन है। तो कहीं कहीं ऐसे भी लिखना होगा, तो ये ध्यान रहे, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यदि हम अल्पांश के लिए माने तो। अब हम एरिया वेक्टर और वैद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन। जैसे ये एक है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वेक्टर ई बराबर है ई नॉट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका जो लेंथ यल है और
जो इसका विड्थ है वो v है और लेंथ कितना है l। तो इसका फ्लक्स, तो इस सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, इस सरफेस से फील्ड लाइन पास हो रही है तो इसका फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इसका होगा फाई इक्वल टू, सूत्र क्या होता है ई ए कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू, ई का मान है ई नॉट, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, तो यल गुणी वी और कॉस थीटा, थीटा कितना है 0, तो फाई इक्वल टू क्या आएगा ई नॉट एल बी। अच्छा थीटा 0 कैसे है, तो ये ध्यान रखना कि ये एरिया ऐसे है, सरफेस, ये सरफेस ऐसे है, सॉरी, तो थीटा 0 कैसे होगा, ये सरफेस ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसका एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश है, जस्ट परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो क्षेत्रफल और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्षेत्रफल सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दिशा में है, थीटा क्या होगा 0। जब थीटा 0 होगा तो फाई और आर क्या होगा ई नॉट एल बी, और मात्रा क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। इसे बच्चे लोग छाप लें। अब क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक ये पृष्ठ ऐसे रखा है, ये ए है और ये ए है, फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, फील्ड लाइन कैसे पास हो रही है, फील्ड लाइन इस प्रकार से पास हो रही है, ये क्या है वेक्टर ई नॉट, वेक्टर ई बराबर क्या है ई नॉट। इसका जो एक जो भुजा है ए है और दूसरा भुजा भी कितना है, ये भी स्मॉल ए है, तो इसका जो फ्लक्स निकालेंगे, इसका फ्लक्स क्या होगा, इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो फाई इक्वल टू ई का मान है ई नॉट और क्षेत्रफल इसका क्या है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर और कॉस थीटा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर जस्ट ऐसे होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर के बीच जो कोण है 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना होगा 0, तो इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, फ्लक्स का मान क्या होगा 0 होगा, क्योंकि फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे सरफेस से फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, ऐसे सरफेस के पैरेलल में निकल रही है, ऐसे सरफेस से फील्ड लाइन सारी ऐसे पास हो रही है, तो इससे फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। तो यदि 2D सरफेस हो या 2D प्लेन हो, तो यदि 2D प्लेन हो, इसका एरिया वेक्टर या तो बाहर की तरफ होगा और या तो नीचे की तरफ होगा एरिया वेक्टर। अगर इस प्रकार का कोई पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा जस्ट इसके परपेंडिकुलर। अगर इस प्रकार का कोई पृष्ठ है, अगर इस प्रकार का कोई पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा जस्ट इसके परपेंडिकुलर। अगर पृष्ठ ऐसे हैं, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा जस्ट इसके परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, और 2D प्लेन में या 2D सरफेस में ये ध्यान रहे कि एरिया वेक्टर जो होता है वह तो नीचे की तरफ होता है या तो ऊपर की तरफ। अगर ऐसे हैं या तो एरिया वेक्टर इधर होगा या तो एरिया वेक्टर इधर होगा। अच्छा इसमें यह समस्या है कि हम किस एरिया वेक्टर को मानेंगे, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही एरिया, उसी एरिया वेक्टर को लिया जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगा तो ये वाला एरिया वेक्टर लिया जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा तो ये वाला एरिया वेक्टर लिया जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगा तो ये वाला एरिया वेक्टर लिया जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगा तो ये वाला एरिया वेक्टर लिया जाएगा। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही एरिया वेक्टर लिया जाएगा। तो ये रहा 2D प्लेन के लिए या 2D सरफेस के लिए। तो 2D सरफेस या 2D प्लेन के लिए जो एरिया वेक्टर या जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो बाहर की तरफ या तो नीचे की तरफ, मतलब दोनों तरफ होता है। अब हम 3D सरफेस के लिए देख लेते हैं। अगर ये 3D सरफेस है, ये अगर 3D सरफेस है तो इसके लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। 3D सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो बाहर की तरफ होता है। 3D सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो बाहर की तरफ होता है। इसके लिए इस पृष्ठ के लिए इधर होगा और इसके जो बैक साइड पृष्ठ है उसके लिए
बैक साइड होगा। तो एरिया वेक्टर 3D प्लेन में या सॉरी एरिया वेक्टर 3D सरफेस में क्या होगा, बाहर की तरफ। अगर कोई सिलेंडर है, सिलेंडर भी 3D पृष्ठ है, तो इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ। इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ। तो 3D पृष्ठ के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और 2D प्लेन के लिए एरिया वेक्टर दोनों तरफ होगा। और ये ध्यान रहे कि चाहे 2D प्लेन हो चाहे 3D प्लेन हो, सबके लिए एरिया वेक्टर जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा या लंबवत होगा। अब हम इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्यूब है या घन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन जो है आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एक्स अक्ष की तरफ, और परिमाण कितना है, ई नॉट, और इसका जो लेंथ है या जो भुजा है वो कितना है, ए। इसका जो भुजा है कितना है, ए है। इसका जो भुजा है वो ए है, ए मीटर या उसका भुजा ए मीटर है। इसका जो भुजा वो इसका जो भुजा है वो ए मीटर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स अक्ष की तरफ। अब इससे गुजरने वाले हमें नेट फ्लक्स की गणना करनी है। तो इसमें देखो कितना पृष्ठ बन रहा है, पहला पृष्ठ ये है, दूसरा पृष्ठ ये है, तीसरा पृष्ठ ये है, चौथा पृष्ठ ये है, पांचवा पृष्ठ ये है और छठवां पृष्ठ ये है। 6 पृष्ठ इसमें बन रहा है। अब हम 6 पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और सबको जोड़कर नेट फ्लक्स निकाल लेंगे। घन से या क्यूब से गुजरने वाले नेट फ्लक्स का मान निकाल लेंगे। पहले इस पृष्ठ के लिए निकालेंगे, फिर इस पृष्ठ के लिए, फिर इस पृष्ठ के लिए, पहले इस पृष्ठ के लिए, फिर इस पृष्ठ के लिए, फिर इस पृष्ठ के लिए, सब पृष्ठों का अलग अलग फ्लक्स निकालकर उसके बाद काउंट कर लेंगे। क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो स्केलर क्वांटिटीज होता है और इसका योग हम बीजगणित के अनुसार कर सकते हैं। तो पहले पृष्ठ के लिए φ1 = सूत्र होता है EA cos थीटा। तो φ1 = E, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, क्षेत्रफल पहला पृष्ठ ये है, इसका जो क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, इसकी सब भुजा बराबर है ए, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, वर्ग है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर, और इसकी सब भुजाएं क्या है, बराबर है। तो भुजा ए स्क्वायर हो गया, और थीटा कितना होगा, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है और इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना कोण है, 180 अंश। तो कोण ये कितना होगा, कोण यहाँ पे 180 होगा, तो कोण यहाँ पे होगा 180 अंश। तो φ1 बराबर आएगा ई नॉट ए स्क्वायर, और cos 180 अंश का मान होगा -1, ये आएगा माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। इसी प्रकार φ2 दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरा पृष्ठ ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, और एरिया वेक्टर इसके लिए किधर होगा, बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए ई नॉट होगा, सूत्र यही है ना, EA cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, और थीटा cos थीटा कितना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है। थीटा जो इसमें हम लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कोण लेते हैं, थीटा इसमें है 90 डिग्री। तो φ2 कितना आएगा, 0। इसी प्रकार से φ3 देख लेते हैं, φ3 ये वाला, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है φ3 के लिए सूत्र सब में वही लगेगा, EA cos थीटा, φ3 इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और थीटा कितना है, अच्छा इस सरफेस के लिए तीसरे सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन ये है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे cos क्या होगा, 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा ई नॉट ए स्क्वायर। इसी प्रकार φ4 के लिए, φ4 ये वाला है,
इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स अक्ष की तरफ है। तो फाई 4 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट और क्षेत्रफल ए स्क्वायर और कास कितना होगा 90 डिग्री। ये मान कितना आएगा 0। इसी प्रकार फाई 5 के लिए ये वाला, ये जो सामने पृष्ठ है इसके लिए एरिया वेक्टर उधर होगा, इसके लिए एरिया वेक्टर जस्ट इसके परपेंडिकुलर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो फाई 5 के लिए ये है 5, ये वाली भुजा, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट क्षेत्रफल ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान 0 होगा। तो 5 इक्वल टू कितना होगा 0। इसी प्रकार 5 6 के लिए 5 6 क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट क्षेत्रफल ए स्क्वायर, ई नॉट ए स्क्वायर और कॉस थीटा। पीछे वाले बैक साइड के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, इसके लिए भी कॉस 90। तो 5 6 कितना होगा 0, 5 6 का मान कितना होगा 0, 5 6 का मान कितना होगा 0। तो अब हम नेट फ्लक्स अगर निकालें, नेट फ्लक्स फाई नेट इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। अगर हम नेट फ्लक्स निकालें तो नेट फ्लक्स क्या होगा, फाई 1 इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2, कहाँ पे निकाले, नेट फ्लक्स यहां निकाल लेते हैं। फाई नेट इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। तो फाई नेट होगा, फाई 1 का मान कितना है, फाई 1 का मान है माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, फाई 2 का मान कितना है 0, फाई 3 का मान कितना है ई नॉट ए स्क्वायर प्लस सब 0 इसके बाद 4 भी 0, 5 भी 0 और 6 भी 0। तो फाई नेट इक्वल टू ये माइनस ई नॉट ए स्क्वायर है, ये प्लस ई नॉट ए स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। टोटल फ्लक्स क्या होगा 0। तो यदि कोई 3D सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो उससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा 0 होगा। यदि कोई 3D सरफेस या बंद पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के या वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या होगा 0 होगा। इससे हम एक कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं कि अगर कोई 3D सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो, अगर कोई 3D सरफेस या 3D पृष्ठ इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। इसको हम लिख लेते हैं, यदि कोई 3D सरफेस या पृष्ठ, यदि कोई 3D पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में है, वैद्युत क्षेत्र में रखा है, यदि कोई 3D पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स 0 होगा।
तो कोई भी 3D पृष्ठ अगर विद्युत क्षेत्र में रखा है, कोई भी 3D पृष्ठ हो, चाहे वो बेलनाकार हो, चाहे वो क्यूब हो, घन हो, और चाहे वो शंक्वाकार हो, कोई भी घन, कोई भी 3D पृष्ठ हो, अगर वो विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य होगा। कुल विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे एक क्यू चार्ज रखा है। एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे क्या रखा है? क्यू चार्ज। तो इस क्यू और इसकी रेडियस जो है, इसका रेडियस है कैपिटल आर। तो क्यू चार्ज से क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के कैसे जाएगा? परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस से, इस सरफेस के अंदर या इस गोले के अंदर क्यू आवेश रखा है, तो इससे गुजरने वाले हमें नेट फ्लक्स की गणना करनी है, कुल फ्लक्स का मान निकालना है। यदि एक गोले के केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, उसे हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। अच्छा, इससे पास होने वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका परिमाण कितना है? ई। रेडियस कितना है? आर। इस गोले के कारण या इस गोले से यदि हमें संपूर्ण फ्लक्स की गणना करनी है तो हम इसके छोटे छोटे, इसमें छोटा छोटा एरिया काटेंगे, छोटा छोटा अल्पांश लेंगे, छोटा छोटा अल्पांश एरिया लेंगे और सबके कारण फ्लक्स निकालेंगे और फ्लक्स को ऐड कर लेंगे इंटीग्रेशन के माध्यम से, हमें संपूर्ण गोले के कारण कुल फ्लक्स का मान मिल जाएगा। तो हम इसमें एक छोटा सा एरिया लेते हैं डीए। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो जस्ट इसके परपेंडिकुलर इधर होगा। फिर एक थोड़ा सा एरिया लेंगे डीए, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? जस्ट इसके परपेंडिकुलर। फिर इसमें एक एरिया वेक्टर लेंगे डीए। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा अल्पांश लेकर हम सभी अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे, उसके बाद उसको जोड़ लेंगे। ये है डीए और इसका एरिया वेक्टर किधर है? डीए कैप इधर। इसी प्रकार इसका डीए और एरिया वेक्टर किधर है? डीए वेक्टर डीए। तो गोले के अल्पांश, गोले के अल्पांश क्या है? क्षेत्रफल। गोले के अल्पांश क्षेत्रफल, गोले के अल्पांश क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला, गोले के अल्पांश क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? अच्छा, थोड़ा सा अल्पांश है, थोड़ा सा अल्पांश क्षेत्रफल है तो फ्लक्स भी थोड़ा सा होगा। डी फाइव इक्वल टू सूत्र होता है ई डी ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा होता है, लेकिन अल्पांश क्षेत्रफल डी लिए गए हैं तो ई डी ए कॉस थीटा होगा। डी फाइव इक्वल टू ई डी ए। यदि थीटा देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल सदिश एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा क्या होगा? 0 होगा, कॉस 0। तो डी फाइव इक्वल टू क्या होगा? ई डी ए। ये थोड़ी सी अल्पांश के कारण थोड़ा सा फ्लक्स है। इसी प्रकार सभी अल्पांश के कारण फ्लक्स का जो मान होगा डी फाइव इक्वल टू क्या होगा? ई डी ए। अच्छा, जब ऐसी अवस्था, जब इस प्रकार की अवस्था है तो इसे जोड़ने के लिए हम समाकलन का उपयोग करते हैं। तो गोले से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, गोले से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा किसका? डी फाई का। ये संपूर्ण गोले के लिए है, इंटीग्रेशन डी फाई क्या है? ई डी ए। अच्छा, हमें ये भी पता है, अच्छा हमें ये भी पता है कि इसमें जो कांस्टेंट चीज होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। तो फाई नेट इक्वल टू ई बाहर हो जाएगा क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान है। यहाँ पे
अच्छा समान कैसे है, एक आवेश Q है, इससे r दूरी बिंदु पे अगर हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र होता है Q आवेश से r दूरी, अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सूत्र होगा EP बराबर KQ बटा आर स्क्वायर, KQ बटा आर स्क्वायर। तो आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है क्या होता है, KQ बटा आर स्क्वायर। इस आवेश के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बटा आर स्क्वायर, इस आवेश के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बटा आर स्क्वायर, इस आवेश के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बटा आर स्क्वायर। तो फाई नेट आएगा हर जगह क्या होगा, KQ बटा आर स्क्वायर। तो E कांस्टेंट होगा तो E बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन किसका होगा, DA। तो फाई नेट इक्वल टू E और DA का समाकलन क्या होगा, A। तो फाई नेट इक्वल टू E क्या है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसे हम लिख सकते हैं KQ बटा आर स्क्वायर। और A क्या है, पूरे गोले का क्षेत्रफल, पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई नेट इक्वल टू K, अच्छा K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। K के स्थान पे हम लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई, तो फाई नेट आएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई नेट का मान क्या होगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यदि किसी बंद पृष्ठ में Q आवेश स्थित है तो उससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पे यदि 2Q आवेश होता तो यहाँ पे 2Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता, यदि 4Q आवेश होता तो यहाँ पे 4Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता। तो फाई नेट, Q क्या है, बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश है, तो पृष्ठ के अंदर जितना आवेश होगा उसको जोड़कर Q नेट क्या है, कुल आवेश, पृष्ठ के अंदर का 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 कुल आवेश का योग, पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश का योग, उसको भाग लगाएं किससे, एप्सिलॉन नॉट से। इतना ही फ्लक्स पृष्ठ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। और यही गॉस का प्रमेय है। वैज्ञानिक गॉस ने यही बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान बराबर होगा पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है उसको भाग लगा देंगे एप्सिलॉन नॉट से। यही क्या है, गॉस का प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान, बराबर होगा पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। यही क्या है, गॉस का प्रमेय। यही क्या है, गॉस का नियम। गॉस क्या बताए थे, किसी बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है उस आवेश को जोड़कर यदि एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा दिया जाए तो उतना ही फ्लक्स क्या होगा, पृष्ठ से बाहर होगा, या उतना ही फ्लक्स पृष्ठ से बाहर आएगा। अच्छा, इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो को हम गॉस के प्रमेय से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।